हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक आता है अपवर्तनांक। आज हम लोग अपवर्तनांक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, अपवर्तनांक एक प्रकार का अनुपात है। अनुपात क्या है ना? अपवर्तनांक एक प्रकार का अनुपात है। अपवर्तनांक क्या है बच्चों? आप लोग याद रखिएगा, अपवर्तनांक एक प्रकार का क्या है? अनुपात है। इस बात को याद रखिएगा। अपवर्तनांक कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? उस माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक क्या बोले हैं? अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम में, किसी अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। इस बात को याद रखिएगा, प्रकाश की चाल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप बताइएगा अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है, अपवर्तनांक एक प्रकार का अनुपात होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? एक प्रकार का अनुपात होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को म्यू अक्षर के द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को म्यू अक्षर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? इससे सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक को म्यू अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल को प्रायः सी के द्वारा व्यक्त करते हैं और किसी अन्य माध्यम प्रकाश की चाल को Vm के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? Vm के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर म्यू जो है वो अपवर्तनांक को सूचित करने का है ना, एक चिन्ह है। यहाँ पर याद रखिएगा, उसका संकेत है। अपवर्तनांक को म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में उसको हम सी के द्वारा व्यक्त किए हैं और किसी अन्य माध्यम प्रकाश की चाल को Vm के द्वारा क्या किए हैं? व्यक्त किए हैं। याद रखिएगा, जहाँ सी जो होता है, सी को है ना, सी जो होता है, सी का जो है वह प्रकाश की चाल है। सी क्या है? प्रकाश की चाल है। और प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं निर्वात में, तो याद रखिएगा सी का जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। वैसे याद रखिएगा, हवा में प्रकाश की चाल याद रखिएगा, कोई आपसे पूछेगा कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बताइएगा हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल जो होता है वो होता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह हवा में प्रकाश की चाल होता है। किसमें होता है? हवा में प्रकाश की चाल होता है, एक्यूरेट। तो याद रखिएगा, निर्वात में होता है 3 × 10⁸, देखिए हवा में होता है 2.99 × 10⁸, लेकिन 2.99 काफ़ी करीबी है, अर्थात 3 के काफ़ी सन्निकट है, बहुत ही नज़दीक है। इसलिए प्रायः हवा में प्रकाश की चाल भी क्या मान लिया जाता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही माना जाता है। देखिए एक्यूरेट नहीं होता, आपको पता ही हो चुका है, क्योंकि निर्वात में 3 × 10⁸ होता है, लेकिन हवा में क्या होता है? 299। लेकिन 299 क्या होता है? वह 3 के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए उसको व्यक्त करते हैं 3 × 10⁸। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो हम लोग प्राय यही लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका जिक्र होगा 2.99 का, तो सावधानी से वहाँ पर देख के है ना, वहाँ पे टिक लगाइएगा, वहाँ पे ऑप्शन को है ना रंगिएगा ऐसे। क्योंकि अगर निर्वात कर रहा है तो 3 × 10⁸ होगा, फिक्स है। ये हवा कर रहा है 299, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया 3 × 10⁸ वाला और 299 × 10⁸ वाला, तो आप इस पर टिक लगाइएगा। तो आप याद रखिएगा, देख लीजिएगा हवा की निर्वात है, हवा है तो 299 पे लगाइएगा और निर्वात है तो 3 × 10⁸ जो रहेगा
उस पर लगाइएगा। तो डायरेक्ट अगर पूछा हुआ लिखने के लिए पूछ दिया कि बताइए हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बताइएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इतना ही लिखिएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक एक प्रकार का अनुपात होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? एक प्रकार का अनुपात होता है जो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक को म्यू के द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल स्पष्ट है। अपवर्तनांक किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? म्यू के द्वारा। तो बच्चों यह एक प्रकार का चूंकि अनुपात है, तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई इससे मात्रक नहीं होता है, इसलिए याद रखिएगा इस अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है या मात्रक लेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। यह हुआ अपवर्तनांक। अगर आपसे कोई कह देगा कि अपवर्तनांक कुछ मात्रक होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है वो भी आपको हम साबित करके दिखा रहे हैं। तो निर्वात प्रकाश की चाल हो गया, याद रखिएगा, मान लेते हैं उसका मात्रक जो है वह मीटर पर सेकंड है, और किसी अन्य माध्यम प्रकाश की चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आपको काट के बता रहे हैं। जैसे निर्वात प्रकाश की चाल होगा तो उसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हर किसी अन्य माध्यम प्रकाश की चाल उसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा तो क्या होगा? कुछ मात्रक बचेगा? तो याद रखिएगा उसका कोई मात्रक नहीं होता, बिल्कुल स्पष्ट है। आपको साबित करके भी दिखा दिए हैं। तो बच्चों साबित करके आपको दिखा दिए हैं कि अपवर्तनांक का कोई भी ऐसे मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आपको पहली बात आपको समझ में आ गया होगा कि हम मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या होता है? कट जाता है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले आपेक्षिक अपवर्तनांक, किसके बारे में पढ़ेंगे? आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अब आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक, देखिए बच्चों आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, अब हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक के लिए दो माध्यमों का होना आवश्यक है। दो माध्यमों का होना अब है ना आवश्यक है ना? किसके लिए? आपेक्षिक अपवर्तनांक के लिए दो माध्यमों का होना आवश्यक है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास तो दो माध्यम है, यह माध्यम फर्स्ट है और यह माध्यम क्या है? सेकेंड है। यह माध्यम फर्स्ट है और माध्यम में से सेकेंड है। अब प्रकाश की किरण को माध्यम एक से हम माध्यम दो में गुजार रहे हैं। माध्यम एक से क्या कर रहे हैं? माध्यम दो में प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं। तो देखिए आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है उसको भली भांति समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, बिल्कुल स्पष्ट है, ध्यान सुनिए पूरा समझ में आएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, याद रखिएगा। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से क्या करती है? दूसरे माध्यम में जाती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। मान लेते हैं कि पहला माध्यम जो उसका अपवर्तनांक क्या है? μ1 है, और दूसरा जो माध्यम उसका अपवर्तनांक कितना है? μ2 है। ध्यान दीजिएगा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? μ1 है, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? μ2 है। तो याद रखिएगा एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को, तो प्रकाश की किरण एक से दूसरे में जा रही है, तो याद रखिएगा पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसको हम लोग ऐसे μ2 बटे μ1 के द्वारा दिखाएंगे। किसके द्वारा दिखाएंगे? μ2 बटे μ1 के द्वारा दिखाएंगे। तो याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको μ2 बटे μ1 के द्वारा दिखाया जाता है। यह हो गया इसका आपेक्षिक अपवर्तनांक। उसी प्रकार याद रखिए बच्चों, जब प्रकाश की किरण है ना दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती तो वहां पे अपेक्षिक अपवर्तनांक हो जाता μ1 बटे क्या हो जाता? μ2 हो जाता। याद रखिएगा वहां पे क्या हो जाता? μ1 बटे μ2। जिस माध्यम में प्रवेश करेगी उसका अपवर्तनांक पहले होगा और जिस माध्यम से जाएगी उसका अपवर्तनांक बाद में होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक को ऐसे प्राय है ना सूचित करने का तरीका इस प्रकार का होता है। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो एक से दूसरे में गई तो उसको सूचित किया जाएगा 1μ2। क्या सूचित किया जाएगा? 1μ2। और दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में गई है तो उसको सूचित किया जाएगा 2μ1। किसके द्वारा सूचित करेंगे? 2μ1। याद रखिएगा 1μ2 का मान हो गया μ2 बटे μ1 और 2μ1 का मान हो गया μ1 बटे μ2। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक बात बता रहा, आज की एक बात बता रहे हैं, अगर यहाँ पर
2 म्यू 1 गुने 1 म्यू 2 निकाला जाए तो क्या होगा। यहाँ पर 2 म्यू 1 गुने 1 म्यू 2 निकाला जाए तो उसका मान क्या होगा, ये आपको हम बता रहे हैं। तो 2 म्यू 1 के जगह पर डालेंगे म्यू 1 बटे म्यू 2 और इनटू इसके जगह पर डालेंगे म्यू 2 बटे म्यू 1। यहाँ से इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 1। तो याद रखिएगा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है, जो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। इसी प्रकार एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, इसको अगर बटा में ले जाएंगे तो वहां से वो भी मान निकल जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में फिर से एक बार समझ लीजिए। जब प्रकाश से कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, अपेक्षिक अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, वो अपेक्षिक अपवर्तनांक का ही दूसरा नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक। बात समझ आया कि नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपने क्या देखा, एक देखा कि अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तृत बताया है, और दूसरी बात इससे अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया है। आशा करता है ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।